नमस्कार, मैं हूं प्रभास और लाइव हिंदुस्तान के स्पेशल चुनावी कवरेज 24 का चौधरी कौन में हम पहुंच चुके हैं देवबंद के दारुल उलूम में। हमने पहले शुरुआत की थी बागपत से, बागपत के बाद हम कैराना गए, कैराना से हम सहारनपुर आए और सहारनपुर के बाद हम देवबंद में आए हैं। इस दौरान हमने समझने की कोशिश की कि वेस्ट यूपी के मिजाज में क्या है, यहाँ की राजनीति किस करवट बैठ रही है। तो दारुल उलूम के बाहर हम समझेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, लोग किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे, यहाँ की राजनीति क्या चल रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुशर्रफ से। मुशर्रफ हिंदुस्तान में यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर हैं और वो हमें समझाएंगे कि यहाँ मुख्य मुद्दा क्या है। उससे पहले मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पर तीनों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। बीजेपी से राघव लखनपाल हैं, बसपा से माजिद अली हैं और जो विपक्षी इंडिया गठबंधन है उससे कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद हैं। तो मुशर्रफ भाई हमें बताइए कि यहाँ की अभी पॉलिटिक्स क्या चल रही है और वोटिंग को लेकर किन मुद्दों पे मुख्य रूप से फोकस रहेगा। सब पार्टी अपने अपने मुद्दे के ऊपर यहाँ पे अलग इलेक्शन लड़ रही है। हमारा मेन मुद्दा जो अभी तक देखने में आया है स्थानीय विकास को लेकर है। विधायक यहाँ पर जो काम करा रहे हैं वो तो है, काफ़ी मोहल्लों में यहाँ विकास रुका हुआ है शहर के अंदर। यहाँ के स्थानीय विधायक कौन है, थोड़ा नाम बता दीजिए। PWD राज्य मंत्री यहाँ विधायक हैं ब्रजेश सिंह। तो क्या ब्रजेश सिंह का काम आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है लेकिन कुछ मोहल्लों में विकास नहीं हुआ है और थोड़ा सा क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में विकास में थोड़ा लोगों में इस बात को लेकर विवाद है कि वो एक तरफ विकास करा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। मतलब एक तरफ का विकास जो आप कह रहे हैं, तो मतलब ये क्या ये कौमी आधार पे है क्या कि कुछ हिंदू इलाकों में विकास हो रहा है और कहा जा रहा है, ये मतलब ये लोगों में थीम बनी हुई है इस तरह की। नहीं, लेकिन एक आप एक पत्रकार हैं तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई और कितना मिथक है। नहीं, रहता है थोड़ा सा 19-20 सब जगह रहता है, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो विकास करा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा 19-20 हो सकता है पर ये सच्चाई नहीं है कि पूरी तरह से कि मजहबी आधार पर कुछ मोहल्लों में विकास हो रहा है और कुछ में नहीं हो रहा है। दादा, आपका नाम क्या है? सराबत जी। तो सराबत जी, आप तो बहुत चुनाव देखे होंगे। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 76 वर्ष की है जी। अच्छा, 76 वर्ष हो गई। तो आपने तो करीब मतलब आज़ाद भारत के सारे इलेक्शन आपने अपनी याददाश्त में देखा है। तो तब से अब तक का सहारनपुर और खास करके देवबंद का चुनाव कितना बदला है? सारा ही बदल गया जी। अच्छा, क्या बदला है? थोड़ा सा, हम लोग तो नए हैं, हमारे ऑडियंस भी नए हैं, तो उनके लिए बताएंगे। बीजेपी जो है ना, अब तो इसका हिसाब बन रहा है यहाँ, और किसी का नहीं। सहारनपुर हो या मुजफ्फरनगर हो, देवबंद हो, हाँ, बीजेपी का ही चल रहा है जी काम। मतलब क्यों चल रहा है बीजेपी का काम, थोड़ा बताएंगे। काम अच्छा कर रही है, वो इस वजह से चल रहा। क्यों जी? लेकिन हम जो दूसरी जगहों पे गए, जब हम कैराना शहर में गए, हमने वहाँ हसन परिवार के लोगों से भी बात की है, वहाँ पे ना इंडिपेंडेंट लोगों से भी बात की, तो उनका कहना है कि बहुत ना समाज में उस तरह से बहुत बैमनस बढ़ गया है पिछले कुछ समय में। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, एक ढांचागत चीज़ें बेहतर हुई हैं पर थोड़ा सा उस तरह का जो माहौल है वो ख़राब हुआ है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं, वो कुछ नहीं लग रहा क्यों। हम तो यूँ देख रहे कि हुकूमत ये बीजेपी सही है। जो मान लो सरकार चल रही है उसके उसे वोट क्यों मिल रहा, यूँ तो मिल रहा नहीं। आपको क्यों बीजेपी अच्छी लगती है? अगर बीजेपी अच्छी लगती है तो आ जाइए आप भी। आपको क्यों अच्छी लगती है? ये लगती है कि मान लो कारोबार में, काम धंधों में तो छूट दे रखी उनने। अच्छा, आप कोई कारोबार करते हैं? जी, चमड़ा कारोबार था बहुत तगड़ा, हाँ, खत्म कर दिया बिल्कुल बीजेपी ने। तो अभी तो आप कह रहे थे कि बीजेपी ने छूट दे रखी, आप कह रहे हैं कि खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, और क्या कहो जी, और बताओ और क्या कह सकूं। तो क्यों खत्म क्यों हो गया? अरबों रुपए का कारोबार था जी, चमड़े का मेरा। अंदर का डर बोल रहा है ना, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, आप बोल रहे हैं अंदर का डर बोल रहा है, तो ये डर क्या है, क्यों डर है? इनके अंदर का डर ये बोल रहा है, अगर ये बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ, हाँ, तो जिस तरह सबके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, इस तरह इनके भी चलेगा। पर ऐसे आम मतलब आपका नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम मोहम्मद अकरम। अकरम, क्या करते हैं आप? मेरी दुकान है मार्केट में। दुकान है। धंधा पानी कैसा चल रहा है, पहले ये बताइए। भाई, धंधा पानी तो हर साल डाउन हो रहा है, हमारे ये कहता हूँ इस मार्केट के अंदर जितना भी दुकानदार है सब परेशान। उसका परेशान क्यों है? मतलब उस परेशानी का कोई शासन से संबंध है, सरकार से संबंध है? बिल्कुल है। क्या संबंध है सरकार से? सरकारी नौकरी निकालेगी, पब्लिक की जेब में पैसा आएगा। जब आपने काले धन के नाम पे लोगों की जेब से पैसा निकाल लिया, किसान पे पैसा आएगा। कैसे किसान पे पैसा आएगा? काले धन के नाम पे 2000 का नोट चलाया था आपने, ख़त्म कर दिया। उससे ख़त्म होने के बाद
नोटबंदी में 1500 के नोट बंद कर दिए, तो लोगों की जेब में जो पैसा था, लोगों के 15 डेढ़ 2 लाख रुपए ऐसे ख़त्म हो गए। नहीं 500 के नोटबंदी में कहाँ ख़त्म हुए? नहीं, क्यों नहीं हुए? पुराने वाले कह रहा हूँ, 1500 जो पुराने वाले बदल गए, ख़त्म नहीं हुए। हाँ, वो जो लोगों के रखे, जो नहीं जमा कर पाए, जो बाहर थे, जिनका नहीं हुआ, उनकी जेब से पैसा ख़त्म हो गया। इसी वजह से हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गारी आई। इस सरकार के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि ये एजुकेशन पर काम नहीं करती, ये रोज़गार पर काम नहीं करती, ये युवाओं के लिए काम नहीं करती। अकरम, आप जब कह रहे हैं ना कि 2000 के नोट लोगों के ख़त्म हो गए, पर आरबीआई का डेटा है, अभी कुछ दिन पहले आया था कि 98% पैसे वापस आ गए। मतलब पैसा ना जो लोगों के पास था वो सिस्टम में वापस आ गया और लोगों के वो पैसे बदल गए। ये भी एक डेटा है। तो हाँ, अच्छा खैर, एक बात करते हैं। आप कह रहे थे कि जो लोग डरे हुए हैं इसलिए बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो एक मिनट, इनकी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप तक आता हूँ। तो वो डर ये है, जैसे आपने देखा होगा आज उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार में जो भी हमने अब तक जो अपना हम बता रहे हैं, हमने जो भी देखा, जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है उससे घर पे बुलडोजर अटैक चल रहा है, ख़ास तौर से मुसलमान। अब वो बेचारे बूढ़े हैं, दाढ़ी वगैरह भी उनके है, तो इस वजह से वो घबरा रही। इसी वजह पर आप तो नहीं घबरा रहे हैं? नहीं, मैं क्यों घबराऊंगा? मैं तो भाई, हमें तो पता है क्या बोलना है, किस हिसाब से बोलना है, हमें किस चीज़ का अधिकार दे रखा है सरकार ने। तो जब सरकार ने आपको अधिकार दे रखा है तो वो कानून है, ऐसे कैसे बुलडोजर चल जाएगा बिना किसी दोस्त के, बिना किसी मामले के? सर, संविधान को इन्होंने उठा के अलग रख दिया है। अच्छा, ये संविधान से अलग काम कर रहे हैं या कानून से अलग काम कर रहे हैं? जैसे कुछ बताइए। जैसे आप गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलते हुए देख सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर से अभी पेपर लीक हुआ था, ठीक है। ये सब कुछ इनका करा धरा जो है वो इसलिए है कि आपको और मुझे लड़वाया जा सके, यानी भाई भाई को लड़वाया जा सके, हिंदू मुसलमान को लड़वाया जा सके। लेकिन पेपर लीक होने से हिंदू मुसलमान कैसे लड़ेगा? अकरम, थोड़ा मुझे बता दिए। पेपर लीक तो तमाम सरकारों में होते रहे हैं। उसका मुद्दा ये है, पेपर लीक जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आपको लोगों को एजुकेशन से भटकाया जा सके, समझ रहे हो। जब आपके पास एजुकेशन नहीं होने की या मेरे पास एजुकेशन नहीं होने की, मैं क्या करूँगा कि भाई इसकी हिंदू की वजह से नहीं है या मुसलमान की वजह से नहीं है। जब एजुकेशन नहीं होने की, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेगा, ज़ात बिरादरी पे लड़ेंगे। यही सरकार का पूरा जिसे क्या कहते हैं ना, प्लान है कि हिंदुस्तान के अंदर से एजुकेशन ख़त्म कर दो, इन्हें आपस में लड़वा दो और हम अपना। अच्छा अकरम, ठीक है, ये मैं समझ गया कि आप कह रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ लड़वाने का काम करती है, कुछ भी मिलवाने का काम नहीं करती है। अच्छा, आप जब वोट देने जाएंगे तो ये तो क्लियर कट समझ में आ गया कि आप बीजेपी को नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं देंगे। एकदम ठीक बात है, वो आपका अधिकार है, आप किसी को भी दें, ये लोकतंत्र में सबको अब चुनने का अधिकार है। कांग्रेस और बसपा 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से किसका कैंडिडेट आपको ठीक लग रहा है? सर, हम बसपा की बात करते हैं तो बसपा सीधे बीजेपी का दूसरा नाम है। अच्छा, पिछले इलेक्शन में भी मायावती जी ने ये कहा था कि हम बीजेपी को साथ देंगे, इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन। इलेक्शन में साथ कहा था कि इलेक्शन में कहा था बीजेपी को? इलेक्शन के बाद, अच्छा, इलेक्शन के बाद जो मायावती ने कहा था, मायावती जी ने कहा था कि हम बीजेपी को साथ देंगे, बीजेपी का साथ। ऐसा, हालांकि ऐसा कोई आधिकारिक बयान कभी नहीं दिया मायावती ने कि हम बीजेपी के साथ देंगे, ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। क्रम फिर भी चलिए वहाँ बात करते हैं, आपकी बात कर रहे हैं। बयान देना जरूरी है। मतलब ये आपकी समझ में है कि मायावती अगर मजबूत होगी तो बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी अगर मायावती अगर मजबूत होती है तो सीधे बीजेपी मजबूत हो रही है। अच्छा चलिए, ये एक दूसरी थ्योरी है कि मायावती अगर मजबूत हो रही है तो बीजेपी मजबूत हो रही है। पर जब तक मायावती मजबूत थी, अगर आप देखेंगे कि 2014 के चुनाव के बाद जैसे जैसे मायावती कमजोर हुई है तो बीजेपी मजबूत हुई है। तो ये थोड़ा सा ना जो आपकी जो बात है वो समझ में नहीं आ रही है। सर, ये एक इनका जो सोचा समझा प्लान था ना कि मायावती अपना आप कमज़ोर होना, हाँ। मायावती का अपना आप कमज़ोर हो रहा है, बीजेपी का आगे बढ़ना, ये तो पॉलिटिकल प्लान हो सकते हैं। ये मैं इन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, पॉलिटिकल प्लान हो सकते हैं। क्योंकि हमारे जो समझ में बात है वो यही है कि हमने अगर मायावती को वोट दिया तो हम सीधे बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आपको लगता है कि मायावती को वोट जाएगा तो सीधा बीजेपी को वोट जाएगा, मायावती कभी भी पाला पलट सकती है? बिल्कुल। पर ये तो सपा और कांग्रेस पे का भी जो अलायंस है उसमें भी कई बार या पिछले चुनाव में बसपा और सपा साथ थी और यहाँ से मायावती का कैंडिडेट ही जीते थे जी। तो सर उस समय किसको वोट दिया था आपने? उस समय हमने बीएसपी को वोट दिया था और उसका परिणाम हमने देख लिया। पिछले 5 साल से हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप हाँ, तो ठीक है, ये ठीक मुद्दा है कि पिछली बार बसपा को वोट किया था तो कोई काम नहीं हुआ, इसलिए इस बार हम दूसरे कैंडिडेट को वोट करेंगे। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम नबील मसूदी है। तो नबील, आप करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ।
और जॉब भी करता हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं पहले ये बता दीजिए। मैं एक प्रोजेक्ट ऑफिस में वर्क करता हूँ यहाँ। अच्छा। वहाँ पे बैंक एम्प्लॉय में हूँ, फील्ड वर्क मेरा जॉब है। अच्छा। और मैं मास्टर्स का स्टूडेंट्स हूँ। मास्टर्स किस विषय में कर रहे हैं? उर्दू से कर रहा हूँ। उर्दू से कर रहे हैं। अब ये अकरम अभी बता रहे थे कि जो इस सरकार में है वो काम काज नहीं बढ़ा है, धंधा पानी खत्म हो गया है, और आप बता रहे हैं कि हम बैंक में फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत सर। देखिए, दो बात करूँगा। पहली बात तो मैं करूँगा, आपने एक बात की है अपने हक़ की बात आने की, जो बुलडोज़र की बात करी इन्होंने। ये जो हमारा मुल्क है, हमारे देश की ताकत और जान क्या है? संविधान है ना। संविधान की बुनियाद पे ये देश चल रहा है, पूरा देश चल रहा है। अगर आज मैं कोई एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ, ये मेरे संविधान ने मुझे इजाज़त दी है। हक दी है। मैं अगर कोई मज़हब का लिबास पहन रहा हूँ, मेरे संविधान ने मुझे इजाज़त दी है। मैं कोई तालीम हासिल कर रहा हूँ, मेरे संविधान ने इजाज़त दी है। इसी तरीके से अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई काम होगा या हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात होगी तो क्या कोई सरकार करेगी? तो संविधान ने हमें इस बात की इजाज़त दी है कि हम उसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट खड़े हों, हम प्रोटेस्ट करें, अपने अधिकार की मांग करें, अपने अधिकार के लिए सड़क पे उतरें। आज ये तानाशाह सरकार जो बनी हुई है देश के अंदर, इसने अपने हक़ को मांगने वालों को भी जेल में डाल दिया। मुश्किल ये हो गई कि हम अपनी बात कहने के लिए भी डरते हैं। कोई बात हमारे ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, हम सड़क पे आने के लिए अब डरने लगा है, मुसलमान ख़ास तौर से, कि जब मुसलमान सड़क पे आता है या कोई भी आदमी सड़क पे आता है अपने हक़ की बात करने के लिए, अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए, उसे उठा के बंद कर दिया जाता है। अच्छा, आप ऐसे कुछ आप कह रहे हैं, एक टोटलिटी में एक बात कह रहे हैं, पर ऐसे कुछ उदाहरण दीजिए कि किसी ने हक की बात की हो, पॉलिटिकल अपोनेंट को छोड़ दीजिए। देखिए सर, बहुत सारी बातें ऐसी, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, आप जैसे एक दो मुद्दे बताइए। देखिए, CA/NRC का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। जी जी। क्या नहीं हुआ CA/NRC में? जामिया मिलिया स्टूडेंट्स पे कितने सारे हमले हुए। अगर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या उन स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी मारी जानी थी? क्या उन स्टूडेंट्स के ऊपर FIR की जाती? आज आप देखिए कितने सारे स्टूडेंट्स बेकसूर जेलों में बंद हैं, जो स्टूडेंट भी हैं, जो एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है। दूसरा मुद्दा ये है, पार्टी के हवाले से अगर मैं बात करूँ, किस पार्टी के हवाले से? बसपा के हवाले से भाई की बात करूँ। ठीक है। और ये बताना जरूरी है ना कि किस पार्टी के हवाले से। आज देश के अंदर सारी विपक्षीय पार्टियां एक समान हैं, जिसका नाम इंडिया गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी एक साथ है, समाजवादी उसमें शामिल है, शरद पवार जी उसमें शामिल है, यानी कि जितने भी देश के राजनेता हैं, सीनियर लोग, सेकुलर लोग सब साथ हैं। उसका नाम इंडिया गठबंधन है। अगर उस गठबंधन के अंदर मायावती जी शामिल नहीं हैं तो उसका पूरा श्रेय जाता है कि मायावती जी चाहती नहीं कि भाजपा सत्ता से हटे। लेकिन ठीक बात है, लेकिन उस गठबंधन में कई लोग शामिल नहीं है। अब जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शामिल है, पंजाब हरियाणा में नहीं शामिल है। उस गठबंधन में कई लोग अपनी सुविधा से शामिल है। वो अपनी आपस की बातें हो सकती हैं उसमें। हाँ। ऐसा नहीं है, तो होता ना कि सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं। कुछ जगहों पर 19-20 की बात रहती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब भी वो समान है। अब आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। इंडिया गठबंधन के लोगों पे निगाहें हैं, अगर वो एक साथ हैं तो क्यों हैं? जयंत चौधरी जी को क्या नाम के, अगर उनके दादा को भारत राष्ट्रपति सम्मान दे दिया, जयंत चौधरी जी उनके पाले में चले गए 2 दिन पहले। ठीक है, 2 दिन तक पहले वो इंडिया गठबंधन में शामिल थे। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी पॉलिटिक्स है कि जो इंडिया गठबंधन में शामिल है उसको पकड़ के अंदर जेल में डाल दो। मजा आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? आमिर उस्मानी। तो आमिर जी ये कह रहे हैं कि जैसे जयंत चौधरी की ये बात कर रहे थे, तो जैसे विपक्ष को अधिकार है, आपको विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, वैसे जयंत चौधरी को भी किसी के साथ जाने का अधिकार है। नहीं, वो तो बात आपकी सही है, हर आदमी को अपना अधिकार है। हाँ। देखो, अगर सरकार कोई कानून लाती है किसी भी मामले में, तो उसमें हमें अपनी राय देने का, तो एक सेकुलर अंदाज में, धर्मनिरपेक्ष अंदाज में, ना झगड़ा फसाद करके तो हक है हमें। हाँ, शांति से तो कोई भी अपनी बात रख सकता है। तहसील के बाहर धरना देने बैठ जाए। हाँ। अगर हम सड़क रोक रहे हैं या तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो बात गलत है। हाँ, जी। अब वो भी नहीं हो पा रहा। अच्छा। मुसलमान की शादी हो रहा है। और जहाँ तक मायावती जी का मामला है, मायावती जी का जो कोर वोट है वो हरिजन है। वो आज तक देश में जो है, अभी तक बीजेपी के साथ बहुमत में नहीं गया, ये हम मानते हैं। सिर्फ फैक्ट्री मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वो उस पर इतना दबाव दिया जा रहा है कि भाई ये तो जेल या गठबंधन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मायावती दबाव की वजह से इंडिया गठबंधन में नहीं आई। इंडिया गठबंधन में, और इसके अलावा कोई वजह नहीं है। उनका दिल, उनका दिमाग, उनके वोटर का दिमाग, अगर आप अभी उनके वोटर से बात करेंगे तो कभी बीजेपी की बात नहीं करें। इक्का दुक्का तो देखो हर जगह होता है। हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है। कुछ हमारे भी हैं, 1-2 आदमी भाई हम तो बीजेपी को वोट देंगे। अब उसमें कोई झगड़ा थोड़ी है। अब हमारे यहाँ जो कोई कहता है कि हम बीजेपी को वोट दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ना उससे लड़ें, ना उससे मारें, ना उसको इसका बहिष्कार करें, ये उसका राइट है। नहीं, लेकिन हम ना बागपत में आपको मैं एक बात बताऊँ, देवरिया में एक कांड हुआ था अभी,
5 लड़के मारे गए थे, तो एक यादव मर गया था, आज तक तो नहीं मकान टूटा उसका। क्योंकि वो यादव समाज नहीं आपकी बात रोके, यादव समाज है वो मजबूत समाज है, कई दफे सरकारों में रह चुके हैं, आज तक मकान नहीं टूटा, इसलिए नहीं टूटा। या तो अगर हमारा होता पूरा खानदान का टूट जाता। लेकिन एक बात जो हमेशा कहा जाता है कि जो एक धर्म विशेष से जो बाहुबली आते हैं उन्हीं पर कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसे तो कई मामले हैं ना, जैसे मैं आप मेरी बात भी कंप्लीट हो जाने दीजिए। जैसे विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, ठीक है, ऐसे मतलब जो दूसरे बहुसंख्यक समुदाय के भी लोगों का एनकाउंटर हुआ है। ये बात आपकी बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे लिए अपराधी अपराधी है, उसका धर्म कोई धर्म नहीं है। ये बात आपकी, इस बात को मैं आपकी से मानता हूँ। हिंदू समाज के भी बड़े बड़े बदमाश यहाँ बन गए, वो तो मीडिया में जो है, मीडिया में इस तरह चलाया जाता है। जैसे मतलब अमित शाह ने भी अपनी भाषण दिया, उन्होंने जो है MY मुस्लिम का जिक्र कर दिया, दूसरा का जिक्र नहीं किया, तो दूसरा वोटर खुश हो गया। ऐसा नहीं, ये बात आपकी सही है कि उसमें भी कोई रियायत उनकी भी नहीं हुई। बड़े बड़े लोगों के अरबों खरबों उन्होंने बंद किया, तो मतलब इसमें कोई हमें, मैं जहाँ तक मैं हूँ, मैं इसको गलत ही मानता। तो दादा इस बात का क्रेडिट तो देंगे ना इस सरकार को कि इन्होंने अपराधियों पर नकेल कसा, और जो आर्थिक अपराधियों पे भी नकेल कसा, और जो समाज में जो दुर्दांत अपराधी थे उन्होंने भी। आर्थिक अपराधी वो जो अपराधी बीजेपी से में है इस टाइम और वो काम कर रहा है, उस पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही। आज वो मैं उनकी साथ चला जाऊँ अभी, तो मेरा अगर कोई तहसील में मामला है गड़बड़, मैं आज ये भी लोग करने बीजेपी के साथ चले जाऊँ, मेरा फौरन ऑर्डर हो जाएगा। मतलब ये मेन मुद्दा है। आप ये कह रहे हैं कि जो अपराधी बीजेपी के साथ नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और जो बीजेपी में आ जा रहे हैं वो धुल जा रहे हैं। अब जहाँ तक विकास का मामला है, सड़कों का मामला है, ये विकास है, आप देख लीजिए जैसे पहले हो रहा था उससे वही काम अब हो रहा, वही सड़क गया 6 महीने 3 महीने बाद गड़बड़ हो रही। ऐसे विकास से क्या फायदा है? अच्छा, अभी जो मुशर्रफ भाई बता रहे थे कि मतलब ये अभी आरोप लगता रहता है कि जो बहुसंख्यकों के मोहल्ले हैं वहाँ ज़्यादा काम हो रहा है, अल्पसंख्यकों के मोहल्ले में, ये आपको सही लग रहा है क्या? नहीं, मैं आपको बताऊँ उसमें सही बुरी करता है। तो ऐसा है कि जो विधायक जिस पार्टी का होता है, हाँ, मेरा अपना 40 साल तजर्बा है, तो वो अपने वोटर को देखता है कि मेरा वोटर फला है, तो उसमें काम करता है। अब मैं इसको कोई ज़्यादा गलत मुद्दा नहीं मानता, वो इस सारी मरतबा हो रहा है। अगर यहाँ से बसपा का कैंडिडेट जीतता है तो उसको ये बसपा की तरफ से हिदायत है कि इतने पैसे आपको इस इलाके में लगाने हैं, तो वो तो काम होना है। वो तो 40-50 साल से देश में चल रहा। जो जिसका विधायक है वो अपना ध्यान थोड़ा रखता है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा उठती है, हम सब जगह गए तो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग तरह से सरकार की नाराज़गी है, लेकिन एक मत में सभी ने कहा कि सुरक्षा को लेकर तो वो आश्वस्त हुए हैं। पहले जो 2017 के पहले जो मुद्दा था उसको लेकर लोगों में भय का एक माहौल रहता था, जो छोटे मोटे अपराध थे सड़कों पे चलने में, ये इस पे आप सहमत हैं? नहीं, इस पे मैं सहमत हूँ। जब जो झगड़ा फसाद चाहने वाले ही आज सत्ता के मालिक हैं, तो फिर झगड़ा फसाद होने का ही नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि 2017 से पहले जो अपराध होते थे उसमें फ़र्क आया है, इसमें बात सही है, ये बात आपकी सही है कि उसमें फ़र्क आया है पहले से। अब जितने पहले खुले होते थे इतने अब ज़रा उस पर कंट्रोल है। यहाँ तक की बात तो बिल्कुल सही है आपकी। अच्छा, और मतलब और आपको ऐसा कुछ लगता है कि जो इस सरकार में अच्छा हुआ हो? इस सरकार में मतलब जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, केंद्र और राज्य सरकार में कुछ अच्छा हुआ हो? बस मेन तो यही है कि वो सुरक्षा का मामला जो अच्छा हुआ, बस सुरक्षा का ही मामला है अच्छा। और तो जिस तरह पहले चल रहा था मामला वो चल रहा, मतलब बाकी मुद्दों पे कोई सुधार नहीं हुआ है। इस बार बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी सीटों के साथ इस बार सरकार बनाएगा इंशाल्लाह। और मैं आपको बता दूं, इस बार जो मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4,500 किलोमीटर की यात्रा करके 6500 किलोमीटर की यात्रा करके ये बता दिया है, ये देश को संदेश दे दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत की सरकार चलेगी, हिंदुस्तान मोहब्बत से चलेगा, हिंदुस्तान भाईचारे से चलेगा। ठीक है, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान हमारे नेता राहुल गांधी ने खोली है, और जब सरकार बनेगी, जब खोलेंगे भी, इस बार भाजपा 180 भी पार नहीं करेगी। तो बहुत अच्छी सरकार बनाएगी। तो देवबंद में दारुल उलूम के बाहर एक मत है लोगों का कि जो है सरकार बदलने जा रही है और मौजूदा सरकार तीसरी बार नहीं आने जा रही है। बहरहाल इन चीज़ों पर साफ जो है तस्वीर वो 4 जून को ही होगी।
कि क्या लोग किस तरह से वोट करते हैं, लोगों के लिए क्या मुद्दे रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान का चैनल। हम देश भर की सीटों पर घूमकर आपको बताते रहेंगे कि कहाँ का राजनीतिक मिजाज कैसा है।